जिस दिन मेरी शादी हुई, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मेरे 12 साल के देवर समीर के चेहरे पर थी। मैंने उसे कभी देवर नहीं, हमेशा अपना सगा छोटा भाई माना था। वो भी मुझे भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ कहकर बुलाता था। पति के देहांत के कुछ ही दिन बाद मेरी दुनिया उजड़ गई। मुझे अकेले सोने में खौफ महसूस होता था। उन्हीं सर्दियों की स्याह रातों में मैं अपने देवर को अपने साथ अपने ही बिस्तर पर सुलाने लगी। एक ही बिस्तर पर उसके साथ सोना मुझे बेहद अटपटा लगता था। समीर मुझसे उम्र में काफी छोटा था, महज 12 साल का, लेकिन उसका डील डॉल ऐसा था कि वो 18 साल का नौजवान मालूम होता था। पति की मौत के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था, लेकिन मैं कब तक इस तरह अकेली गुजारा करती। उस रात न जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार समीर को आजमा कर देखूं। आधी रात का वक्त था। मैंने उसे धीरे से हिलाकर देखा। वो गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उससे छुआ, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे देवर का 2 दिन पहले ही मेरे पति का साया मेरे सर से उठ गया था। मेरे घर में मेरे सास ससुर या नंदे भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने इस छोटे भाई के अलावा और कोई था भी नहीं। समीर की उम्र बस 12 साल की थी। वो मुझसे कितना छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे अपने छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का समीर, मैंने उसे हमेशा एक बच्चे की तरह ही देखा था। जब मेरी शादी हुई तो वो मेरी शादी वाले दिन फूला नहीं समा रहा था। कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी अपनी माँ मुझे बार बार समझाती रहती थी, बेटा, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, उसे फासला बनाए रखना। कुछ अरसे में वो बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारा और उसका पर्दा लाजिम हो जाएगा। इसलिए तुम अभी से उसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक न घुस आया करे। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना किसी काम के मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में घूमता रहता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक ब्याहता लड़की हो। तुम्हें अपने शौहर की भी इज्जत की परवाह करनी है और अपने घर वालों की भी। जब मैं अपनी माँ की ये बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो समीर के बारे में कितना बुरा सोचती हैं। इसलिए मैं उनकी बातों पर खफा हो जाती थी। लेकिन आज जब मैं बेसहारा हो गई थी, मेरा पति इस दुनिया को अलविदा कह गया था, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के भरोसे इस दुनिया में अकेला छोड़ जाएगा। मेरी जिंदगी एक मुश्किल में फंस गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। रात के 12 बज चुके थे। मेरा देवर समीर अभी तक घर वापस नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के निधन के बाद रिश्तेदारों के साथ ही मशरूफ था। मेरा दिल एक तरह से मुतमिन भी था, इसी हवाले से कि चलो वो घर नहीं आता तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी गैर महसूस होगा। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। तभी इस लंबे चौड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर जैसे मेरे हलक में आ गया। मैंने सोचा पता नहीं इस वक्त कौन होगा, मगर बाहर से समीर की आवाज आई, भाभी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। मैंने डरते डरते ही दरवाजा खोला था। आज तो मुझे यह घर एक जंगल जैसा वीरान मालूम हो रहा था, और समीर समीर मुझे एक छोटे से भेड़िए जैसा लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने पर मजबूर हो गई थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मुझे मासूमियत से पूछा। उसकी नजरें झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल के लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना तो आता नहीं, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूं, आप खा लें, वरना आप यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी मां को नहीं खोना चाहता। समीर की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे मां ही कह रहा था, मगर फिर भी मेरी मां की बातें मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थीं। भाभी,
आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे और खदशे मंडरा रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली। भाभी, आप इस कमरे में सो जाइए। दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर में घुस सकता है। मैं हैरान थी कि समीर इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बातें कैसे कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी वो मुझे ठीक ही लगी थी। मैं उसके कमरे में चली गई। समीर का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी दूसरे के कमरे में सोने आई थी। मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात शायद सही थी। समीर जो कुछ कह रहा था वो एक बड़ा और एक समझदार आदमी ही कर सकता है। समीर के कमरे में मैं अपना सारा जेवर देखकर मेरा दिल खौल उठा था। मैंने तो उसे कितनी हिफाजत से कई तालों में छुपा कर रखा था, मगर यह सब कुछ समीर के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैंने दिल में सोचा कि मैं सुबह होते ही उससे इस बात का सवाल जरूर करूंगी, मगर उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे ज्यादा नींद आ ही नहीं रही थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे समीर के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर नींद तारी हो रही हो। दिल में ख्याल आया कि कहीं चावल खाने से मुझे यह नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना सोचने का मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। हालांकि पिछले 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज वो चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुईं जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं समीर के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई थी। लेकिन आखिर समीर ऐसा क्यों करता? मैंने दिल में सोचा। आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने समीर किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थी? आपको बहुत अच्छी नींद आई है ना? उसने मेरी तरफ मुड़कर पुकारते हुए देखकर कहा। मैंने उसे फीके लहजे में बस यही कहा, हाँ, आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई। तो क्यों नहीं आती भाभी? मैंने आपको चावलों में नींद वाली गोली मिला के दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने मुझे कहा, तुम इन्हें खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान रह गई थी कि समीर इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। समीर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप अच्छी खासी तरोताजा लग रही हैं। ये लें, चाय पिए। उसने चाय का कप मेरे सामने रखा तो मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? भगवान की कसम भाभी, वो तो मैंने आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। आप कहती हैं तो ये चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने उसी गिलास से घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शकी हो जाती हूँ। मैं समीर का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत और शराफत थी। मैंने आज उसे कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती थी कि वो आगे खुद से क्या कहेगा, क्योंकि
जो कुछ मैं उसके कमरे में देख आई थी, मेरा जेवर, उसकी तो कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुंह खोल लिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही जानने वाला और ईमानदार अंकल है। वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे देंगे। हम उन पैसों से एक मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मालिक मकान तो परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। समीर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर वो कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा, समीर, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाएं? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास एक नया घर होना चाहिए, और किराए के घरों में तो इंसान सिर्फ जलील और रुस्वा होता है। समीर की बात ठीक थी, इसलिए मैंने उससे जेवर वाले मामले में कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि वो जेवर बेचकर अगर हमारे पास पैसे ना आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी। मेरा देवर 12 साल का था। ऐसे में कोई भी हमें आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं किसी से मशवरा कर लूं। मैं अपने मायके वालों से कहती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। समीर तो छोटा बच्चा था, जबकि इस बात पर मुझे अभी तक गुस्सा था कि उसने मेरे कमरे से आखिर इतने ताले तोड़कर वो जेवर निकाला कैसे, जबकि ताले टूटे हुए भी नहीं थे। इस जेवर के बारे में तो मैंने समीर को बताया भी नहीं था। मुझे अब समीर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जो भी करता, आखिर में उसकी ऐसी हिमायत करता कि मैं मुतमिन हो जाती। मैंने अपने मायके वालों से कहा कि मुझे यह जेवर बेचकर घर खरीदना है। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, घर लेने की जरूरत नहीं है। तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें अब हमारे घर आना होगा। पर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम हैं। वो अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर इंसान उनके सहारे तो नहीं रह सकता। अभी अच्छा मौका था। मैं अपना जेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे पति ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए काफी सारा जेवर बनवाया था, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वो जेवर बेचने का इरादा पक्का कर लिया। अब मैं समीर के सहारे ही चल रही थी। मैंने कहा, समीर, तुम चाहे तो वो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों से और उनके रवैये से मायूस हो गई थी। समीर ने अपने उन्हीं अंकल को वो जेवर जाकर दे दिया, और 2 दिन के बाद हमें एक बहुत मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और घर के कागजात उन्होंने समीर के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान रह गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी ये घर हमें कैसे मिल सकता है, जबकि लोगों को काफी सारा काम भी करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, वक्त लगाना पड़ता है। जब समीर ने कागजात लाकर मेरे हाथ में रखे तो मैं हैरान रह गई थी। वो था तो 12 साल का, मगर उसकी सोच बड़ों वाली थी। कहने लगा कि भाभी, हम सारा घर साफ कर लेंगे, तो आपसे एक जरूरी बात करनी है। आज समीर की आंखें तो अजीब सी लग रही थी। उसकी नजरों में कोई अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान भर दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से आएगा, जबकि मैंने तो कभी जिंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर समीर ये क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है? पता नहीं उसे मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर मैं फिलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया था। वैसे भी हमारा सामान कम ही था, ज्यादा माल और दौलत तो नहीं थी जिसे हम ले फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। मैं समीर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे
अपने पति की पसंद से पहले बनाया करती थी। हर किस्म के लाड़ प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया और समीर के आने का इंतजार करने लगी। मगर आज वो घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था, जबकि रात के 10 बज गए थे। भाई की मौत से पहले तो वो शाम को तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था और उसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग जब बाहर आइसक्रीम खाने जाते तो वो हमारे साथ जरूर जाता, लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतजार करने लगी, यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे तुम समीर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इतना इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि अपने भाई के जाते ही आवारागर्दी करने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है? तुम्हारे दोस्त को इधर ही बुला लिया करो। भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने नजर उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई थी। मगर वो तो एक बच्चा ही था। मैंने दिल में सोचा, मैं इसे डरा धमका तो सकती हूँ। मैं यही ख्याल करके उससे बात कर रही थी कि वो मुझ पर चिल्ला उठा, भाभी बस कर दे, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी, और जो आपने खाना पकाया है वो आप खुद खा लें। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल गया। उस वक्त वो किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो गुस्से में था, कोई बात उसके पीछे जरूर होगी। मैंने यही सोचकर उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला, मुझे अजीब सी नजरों से देखकर बोला, एक बात कहूं भाभी, आप मुझसे शादी कर लें वरना आप काफिर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कहाँ गया तुम्हारा वो माँ वाला प्यार? तुम तो मुझे सुबह शाम माँ कहते थे। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? इतनी घटिया बात तुमने अपने जहन में सोची भी कैसे, और फिर मुंह से निकाली कैसे? मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो बिल्कुल इसी तरह बिना किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझे टिकट टिकी नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा था। मैं एकदम बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल जोर जोर से ढक रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि समीर ऐसा निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। मैंने तो उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था। अभी मेरी औलाद पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी समीर के बारे में मेरे पति ने भी मुझे यही कहा था कि तुम्हें हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह समझकर पालना है। उसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, अब तुम ही उसका सब कुछ हो। समीर की इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं समीर से कोई बात नहीं करूंगी। कानूनन ये घर मेरे नाम था। मैं इस घर में खुद अकेली भी रह सकती हूँ, पर समीर ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं उसे घर से जरूर निकाल दूंगी। ये घर तो मेरे पति के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन समीर इसमें रहने का हक नहीं रखता था। अगर वो अपनी भाभी को वो इज्जत नहीं दे सकता जो उसे देनी चाहिए थी। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह उठते ही मैंने समीर के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब बाहर से दरवाजा खोला तो आगे से कमरा खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। समीर कहाँ गया? मैं दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नजर डाली तो दरवाजा बाहर से बंद था। इसका मतलब समीर मुझे घर में कैद कर गया है। मैंने दिल में सोचा तो मुझे इससे नफरत होने लगी। इतना सा है, उम्र भी 12 साल है और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मायके जाने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इद्दत में हूं।
यूं बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं है। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। पति की मौत को महीना हो चुका था। उस एक महीने में समीर कितना बदल गया था, मैं दिल में सोचने लगी। खुदा मुझे औलाद देता तो मैं इस वक्त समीर के सहारे न होती। मैं अपनी औलाद के सहारे जिंदगी गुजार लेती। मगर अब मैं इसे क्या कहूं, मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वो तो इस दुनिया से चला गया। आज मैंने सोच लिया था कि समीर आएगा तो मैं उसे साफ साफ बात करूंगी कि वो इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 6 भी नहीं बजे थे, यानी अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर समीर होगा, पर जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरों पर दाढ़ियां सजी थीं। लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार हैं। उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वो सिर्फ बहुत हैरान कर देने वाली नहीं थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। समीर पर गुस्सा आ रहा था। यह सब उसी का किया धरा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहां रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि समीर ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी जैसे मैं बहुत गुनाहगार औरत हूं। सच कहते हैं ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। भगवान सबकी इज्जत को हिफाजत में रखे। दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल सोने की स्टोरी को